साथियों, आप देख रहे बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। आप जानते हैं कि पूरे देश में 2024 का संसदीय चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। पहले की अपेक्षा में इस बार वोट कम पड़ रहा है, लगभग 50% के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जनता आज के राजनेताओं से ऊब गई है और उसका इंटरेस्ट वोट डालने में धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। लेकिन ऐसी हालात में लाभ किसको मिलेगा? क्या देश की जनता के अनुसार कोई प्रत्याशी चुन करके संसद में जा सकेगा, अथवा ईवीएम के जरिए जो व्यक्ति चुना जाएगा वही संसद में जाएगा? क्वेश्चन इज दिस। साथियों, ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है जिससे आज का लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए भारत का चुनाव आयोग हरगिज तैयार नहीं है, बल्कि ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव कराने पर टिका हुआ है। ऐसी क्या जिद है चुनाव आयोग की? सभी को पता है कि 3 चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं, मिस्टर मोदी और अमित शाह के द्वारा बनाए गए हैं। वो उनकी दया पर निर्भर हैं। जैसे इंस्ट्रक्शंस, निर्देश उनको मिलेंगे वैसा वो करेंगे। चिल्लाते रहिएगा। अभी आपने देखा, पिछले कई महीनों से बहुत सारी याचिकाएं इस संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी। इसके लिए पहले एक माननीय सीजेआई साहब ने बेंच बनाई, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई और ऑनरेबल जस्टिस मेहता साहब थे। उन्होंने कहा कि जो वीवी पैट से पर्चियाँ निकलती हैं, उनका 100% जब तक मिलान नहीं होगा तब तक वोट सही नहीं पाया जाएगा। उनका 100% मिलान होना चाहिए। चुनाव आयोग इस पर सहमत नहीं था। चुनाव आयोग का कहना था कि ऐसा होने में तो बहुत वक्त लगेगा। अरे वक्त तो 1.5 महीना का लग रहा है चुनाव होने में। चुनाव काउंट होने में 10-5 दिन लग भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अमेरिका में चुनाव हुआ था, इंडिया से वोट काउंटिंग करने वाले लोग बुलाए हुए थे। कितने महीने में काउंटिंग हो पाई? लेकिन निष्पक्ष हुई। किसी भी व्यक्ति का वोट न तो चुराया गया और न ही किसी के वोट पर डांका पड़ा। अफसोस है, माननीय सीजेआई साहब ने वो बेंच को चेंज कर दिया और अब जो बेंच सुनवाई कर रही है वो बेंच है दूसरे जजों की, जिसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर दत्ता और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर खन्ना की बेंच है जो ये सुनवाई कर रही है। अब तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार यही कहा जा सकता है कि इस बेंच के माध्यम से भी कुछ होने वाला नहीं है। जो चुनाव आयोग चाहता है और जो इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग को मिस्टर मोदी के हैं, वही फैसला निकल के आएगा। क्योंकि हमारे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलोजियम के तहत होती है, वो संवैधानिक तरीके से नहीं होती। जब जजों की नियुक्तियां ही संवैधानिक नहीं हैं तो उनके फैसले संवैधानिक होने का सवाल ही नहीं उठता। देश में संविधान है, उसके तहत जजों की नियुक्तियां होनी चाहिए। देश में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनना चाहिए और उसमें देश के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसमें सभी वर्गों के जज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में समान तरीके से काम कर सकें। तभी देश को सच्चा न्याय मिल पाएगा, निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा, वरना ऐसा ही होता रहेगा। साथियों, आज के हालात बताते हैं कि जब तक
बहुजन समाज का, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और कमज़ोर वर्गों के लोग आते हैं, उनकी जनसंख्या के अनुसार जब तक समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक देश के 80-90% लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। अब जो लड़ाई है जिसके लिए बहुजन समाज के लोगों को निकल के आना है, वो समान प्रतिनिधित्व की है, चाहे वो न्यायपालिका हो, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, ED हो, CBI हो, पुलिस हो, अथवा कोई भी मिलिट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। जब तक समान प्रतिनिधित्व सभी वर्गों का नहीं होगा, आपको सच्चा निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकता किसी कंडीशन में। उदाहरण के तौर पर अभी देखिए कितने केस पेंडिंग हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। पेगासस मामला पेंडिंग है। इसके साथ साथ अभी मैं धन्यवाद दूंगा, तारीफ भी करता हूं भारत के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ साहब का, कि उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उस मुद्दे को उठाया, काफ़ी जानकारियां आई। लेकिन जानकारियां आने से हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला? आप पीछे जाइए थोड़ा। राजनारायण और इंदिरा जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय। एट दैट टाइम आई वाज द स्टूडेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। राजनारायण को लोगों ने जिमी कार्टर कहना शुरू कर दिया था। राजनारायण ने आरोप लगाया था कि बाई अनफेयर मीन्स इंदिरा जी विन द इलेक्शन। जांच हुई और आखिर में तत्कालीन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। आज जो अनफेयर मीन्स की बात है, यहाँ तो करोड़ों अरबों का घोटाला है जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से आया है और वो बीजेपी के खाते में गया हुआ है। अन्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, थोड़ा बहुत इनको भी मिल गया, लेकिन बीएसपी को एक पैसा नहीं मिला, सपा को भी नहीं मिला, अन्य पार्टियों को भी नहीं मिला। अब इतना बड़ा स्कैम हो गया पूरे देश में, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट साइलेंट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? आखिर जांच क्यों कराई गई? बैंक से रिपोर्ट क्यों मंगाई गई? किस लिए? रिजल्ट क्या निकला? तो टिप्पणी करने से तो बात नहीं बनेगी, या कोई भाषण दे देने से तो बात नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन है, इनहेरेंट पावर है जो भारत का संविधान देता है। समानता के आधार पर समान है। अंडर आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वल जस्टिस का सवाल आता है। उसको फॉलो करते हुए इस पर तुरंत फैसला करना चाहिए था, और जो गिल्टी आदमी है उसको जेल भेजना चाहिए था, पनिशमेंट मिलना चाहिए था। 6 साल के लिए उसकी चुनाव लड़ने से सदस्यता खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। कम से कम 25 से ज़्यादा ऐसे लोग जो दूसरे दलों, कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से छोड़कर बीजेपी में आए, जिन पर लाखों करोड़ रुपए का गबन का आरोप है, केस हैं, लेकिन वो सब दबा दिए गए। वो सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में हैं। उनको क्यों दबा दिया गया? उन पर क्यों नहीं? देश की जनता पूछना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारत का है और भारत की जनता का है, हम सब का है। और भारत की जनता का सुप्रीम कोर्ट पे, अपने सुप्रीम कोर्ट पे उतना ही अधिकार है जितना कि किसी जज विशेष का हो सकता है। जजेज आते जाते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो रहता है। तो हमारा मतलब किसी जज विशेष से नहीं है, हमारा मतलब है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला करना चाहिए जो वास्तव में देश की जनता को लगे कि फैसला हुआ है, उसकी समझ में भी आए। केवल ऑर्डर कर देने से वो नहीं होती, टिप्पणी कर देने से नहीं होता। ऐसी स्थिति में
मान लीजिए अभी ऑर्डर रिजर्व रखा है संजीव खन्ना की बेंच ने, वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब हैं, बहुत सारी दलीलें सुनी नहीं, लेकिन चुनाव तो हो रहे हैं। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा। ये चुनाव का फैसला कब तक रिजर्व रहेगा? इससे पहले अभी एक हफ्ते पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा देश के माननीय CJI DY चंद्रचूड़ साहब की। उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट मामले सुनने के बाद लंबित कर देते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं, ऑर्डर पास नहीं करते, ये गलत है। उनको विद इन टाइम ऑर्डर पास करना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा हो तो उनकी बात हाई कोर्ट वाले क्यों मानने लगे? क्यों मानेंगे? दूसरे केस क्यों मानेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वो स्टेप बहुत बढ़िया लेते हैं, बहुत बढ़िया बातें करते हैं, बहुत बढ़िया टिप्पणी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश हित में, न्याय व्यवस्था के हित में जो संवैधानिक ऑर्डर पास करने चाहिए, जजमेंट पास करने चाहिए, वो नहीं हो पाते। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब वक्त आ गया है कि देश के हर भाग में, शासन में, प्रशासन में, जुडिशरी में, मीडिया में, ED में, CBI में, पुलिस विभाग में, मिलिट्री में, एजुकेशन में, हर विभाग में बहुजन समाज का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके लिए बहुजन समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था के चलते हुए आपका कुछ होने वाला नहीं है। 3 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, 4 जून को या 3 जून की रात में डिक्लेयर हो जाएंगे और EVM के जरिए मिस्टर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। डिक्लेरेशन होने से पहले मोदी जी 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाएंगे और वहाँ से खुश होकर के उड़ते हुए आएंगे और प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे। आप अपना नारा बुलंद करते फिरिए, लड़ते रहिए चुनाव। जो मुख्य मुद्दा है, आपको ये कहना चाहिए, अब भी कह सकते हो कि यदि EVM से चुनाव होगा, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इससे हमारे देश की जनता के वोट की चोरी हो रही है, उस पर डाका डाला जा रहा है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसके साथ खिलवाड़ हो रही है। और इस बात को न तो चुनाव आयोग सुनने को तैयार है और न ही न्यायपालिका सुनने को तैयार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका में कोलोजियम के माध्यम से जो जज साहिबान नियुक्त किए गए हैं, यदि गौर फरमाया जाए पूरे देश में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में शायद 90% से ज़्यादा सवर्ण कम्युनिटी के जज हैं। और सवर्ण कम्युनिटी के जजों में भी मुख्य रूप से 2 कम्युनिटी के जज हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और बनिया समाज से। अरे देश तो सबका है, SC का देश है, ST का देश है, OBC का देश है, माइनॉरिटी का देश है, आदिवासियों का, सभी का देश है, सवर्णों का भी देश है। फिर ऐसा क्यों है? तो ये ठीक नहीं है। देश के हर भाग में, हर विभाग में, देश में जितने भी लोग रहते हैं उनका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए और ये मुद्दा पूरे देश में उठाया जाना चाहिए। और मुख्य रूप से मैं बहुजन समाज के लीडर्स को, बहुजन समाज के लोगों से, समाज सेवियों से और अपने खुद से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा देश में, तब तक आपको कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल सकता, कोई एजेंसी आपको न्याय नहीं देगी। आप चिल्लाते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, भीख मांगते रहिए, 5 किलो अनाज लेते रहिएगा, यही आपकी औकात है। और वही औकात पे ला करके मिस्टर मोदी जी ने छोड़ दिया है। साथियों, अब सवाल आता है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। चुनाव आयोग में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं जिनको उन्होंने नियुक्त किया है। इसमें व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग में जब आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे तो उसमें प्रधानमंत्री जी होंगे, एक नेता विपक्ष होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया,
एक अध्यादेश लाए, CBI को हटा दिया। अब 2 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक विपक्षी नेता होगा। तो 2 तो वही हो गए, एक मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए। विपक्षी एक चिल्लाता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब जो वो चाहते थे उसमें कामयाब हो गए। आपने क्या किया? आपका मतलब मेरा बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, जो पार्टियां जिन्होंने अपनी अपनी बनाई हुई हैं, उनसे मतलब है। हम लोग तो जनता हैं, हम लोग तो वोट देते ही हैं, हमेशा देते रहे, अब भी देते हैं। और जहाँ तक वोट का सवाल है, बहुसंख्यक लोग आज की डेट में अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, RJD है, आदि आदि, उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने कुछ समय से डेमो देखे हैं, वेरी सॉरी, क्लियर हो रहा है, कहीं कहीं तो एक बटन दबाते हैं, BJP के 2 वोट पड़ जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि 4 वोट पड़े, उनमें 3 वोट BJP के फिक्स हैं, 1 वोट विपक्षी को चला जाएगा, वो भी एक पार्टी को नहीं, किसी को भी चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार पूरा हो जाएगा। क्या करोगे आप? 400 पार पूरा हो गया, वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। 2/3 मेजॉरिटी के कमी में राज्यसभा में और लोकसभा में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता संविधान को टच नहीं कर सकता। यही आंकड़ा पूरा करने के लिए या पार करने के लिए मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार। साथियों, जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ के लोग एजुकेटेड है, समझदारी से काम ले रहे हैं। वो पाखंडवाद का भी विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर BJP लगभग साफ हो रही है, कोई वोट नहीं दे रहा है। अब रहा सवाल नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में इस समय और पिछले 10 साल से जो पाखंडवाद का जादू चला है और धर्म को बीच में लाकर उसे इस्तेमाल किया गया है, उससे देश का विनाश होने वाला है। विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, भुखमरी की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात नहीं करते, न्याय की बात नहीं करते, आलोचना की बात करते हैं। किसकी? जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस की आलोचना करते हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। मोदी जी के, अमित शाह जी के भाषण में यदि मुसलमान कहीं नहीं आया तो उनका भाषण ही अधूरा माना जाता है। जैसे आप दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, उसमें जो मुसलमान है और जो धर्म है वो दरअसल में मसाले का काम करता है, तब वो रोटी हजम होती है मोदी जी को, अमित शाह जी को। यदि मुसलमान और धर्म बीच में नहीं आएगा तब तक उसे मज़ा नहीं आएगा। चाहे राजस्थान हो, कहीं पर भी हो, जहाँ भी भाषण देते हैं, ये 2 पहलू उनके जरूर आते हैं। अब इनको सबसे बड़ी तकलीफ किससे है? मोदी जी नफरत किससे करते हैं? मोदी जी नफरत करते हैं मुख्य रूप से भारत के SC/ST लोगों से, प्रमाण मैं दूंगा। दूसरी नफरत करते हैं उस किताब से जिसका नाम है भारत का संविधान, उससे नफरत करते हैं। तीसरी नफरत करते हैं उस महामानव से जिसने संविधान को बनाया, डॉक्टर अंबेडकर से। 3 चीज़ों से नफरत करते हैं। 14 अप्रैल पे आकर के फूलमाला चढ़ा देना, 2 शब्द कह देना, ये तो कोई भी कह देगा, वही मोदी जी करते हैं। इन्होंने 10 साल में SC/ST के लिए, OBC के लिए क्या किया? आरक्षण ख़त्म कर दिया उनका, नौकरियां चली गई, बच्चे बेरोजगार हो गए। आर्मी में इन्होंने एक 4 साल की व्यवस्था बनाई। 4 साल के बाद जो यंग बच्चे गए हैं उनका क्या होगा? तो इस तरह से देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। साथियों, अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो धर्म के नाम पर पाखंडवाद का नंगा नाच किया जा रहा है, वही सबसे बड़ा हानिकारक है। और हमारे बहुजन समाज के लोग, मुख्य रूप से SC और ST और OBC के लोग की समझ में ये आना चाहिए कि पाखंडवाद ने और पाखंडवाद पर आधारित जो इनका धर्म है, उससे आपको क्या मिला? जब तक संविधान नहीं था, आपका आरक्षण नहीं था,
आपको कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं था, आप वकील नहीं थे, जज नहीं थे, कलेक्टर नहीं थे, शिक्षा में पढ़ने का अधिकार नहीं था, टीचर नहीं थे, स्टूडेंट नहीं हो सकते थे, कुछ भी नहीं। तो आपको संविधान पढ़ना चाहिए, न कि फालतू की किताबों को पढ़ना चाहिए। इसी लड़ाई को लड़ते हुए ललन सिंह यादव को जेल जाना पड़ा, लेकिन आखिर में उनकी जीत हुई, कोर्ट से जीत हुई। उन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी, उसके खिलाफ मूवमेंट चला, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? ललन सिंह यादव की। पेरियार रामास्वामी नायकर, उन्होंने ईश्वर के बारे में और अपने जो विचार दिए उसके बारे में, उनके खिलाफ भी केस चला। जीत किसी हुई? पेरियार की जीत हुई। साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इतना अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। सम्राट अशोक ने क्या कहा था? जिस देश का राजा अनपढ़ होगा वो पूरे देश की जनता को अनपढ़ बनाएगा। जिस देश का राजा समतावादी होगा और बुद्धिस्ट विचारधारा का होगा, उस देश को वो विकास की तरफ ले जाएगा। आज क्या हो रहा है कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस राजा को बनाया किसने? क्वेश्चन इज दिस। हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, लेकिन जो ईवीएम की व्यवस्था आई उसके तहत इस राजा का जन्म हुआ। जब भारत का संविधान संसद में पास हुआ 1949 में और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अब देश का राजा या शासक किसी रानी के गर्भ से पैदा नहीं होगा, अब बैलेट पेपर से निकलेगा, बैलेट बॉक्स से निकलेगा। उस बैलेट बॉक्स को बैन कर दिया गया ईवीएम के जरिए। उस समय टी.एन. सेशन साहब मुख्य आयुक्त थे, हालांकि वो दबंग भी थे लेकिन निष्पक्ष करते थे। आज जो मिस्टर राजीव कुमार उनके स्थान पर हैं, कुछ भी कहने में शर्म आती है। देश के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जहां टी.एन. सेशन ने पूरा बुद्धिमत्ता से काम किया, वहीं आज के चुनाव आयुक्त देश के लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जनता क्या बात नहीं सुनते। मैं एक बात कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को सुनता है कि देश के लोग हैं, उनका राइट है वोट डालना, संविधान ने उनको दिया हुआ है, और वो बैलेट पेपर से चाहते हैं तो चुनाव आयोग की ऐसी क्या जिद है कि वो ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव करवाएगा। और उसके बाद जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो जो हाल हो रहा है मैंने बता दिया, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि जो हायर जुडिशरी है हमारे देश की, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, उनकी भी साख आज दांव पे लगी हुई दिखाई दे रही है। आखिर यदि फैसला ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से ही चुनाव होगा, लोग किसके पास जाएंगे न्याय मांगने के लिए? आज विश्व के किसी भी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ का चुनाव आयोग पता नहीं क्यों उसी जिद पर टिका हुआ है कि वो ईवीएम से ही चुनाव होगा। इससे लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। साथियों, मेरा कहना आज के समय में यही है कि बहुजन समाज के जो राजनेता थे, विपक्षी पार्टियां थीं, काफ़ी प्रयास करने के बाद वो कारण कुछ भी रहे हों, एकजुट नहीं हो पाए। अब हम लोगों का फर्ज बनता है, यदि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो देश हित में आप वोट जरूर करें, लेकिन उस व्यक्ति को करें जो संविधान का फॉलोअर है, संविधान को मानने वाला है, आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है और आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट में बुलंद कर सकता है। केवल किसी व्यक्ति विशेष अथवा मोदी के नाम पर वोट आप मत दीजिएगा। आप वोट अपने विवेक से दीजिए। जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी आता है बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी का, और जो जीतने वाला है और आपकी आवाज़ को बुलंद करने वाला है, उसको आप वोट जरूर कीजिएगा। जहाँ तक फैसले का सवाल है,
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात यही बताते हैं कि यदि ईवीएम के जरिए ही चुनाव ये संपन्न हुआ तो आप लोगों की सबकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। और जो विपक्षी राजनेता, मुख्य रूप से बहुजन राजनेता, आज समाज के बुद्धिजीवियों की और सामाजिक चिंतकों की और मेरी भी आवाज़ को नहीं सुनते, उसे इग्नोर करते हैं, कल पछताएंगे। क्योंकि मेन जड़ में ईवीएम बैठी हुई है। ईवीएम मेन जड़ में बैठी हुई है। सुनने वाला कौन है? कोलोजियम। दोनों में आप तो जीरो हैं, आप कहीं पर भी नहीं हैं। ना ईवीएम में आप हैं, ना कोलोजियम में हैं। चुनाव आयोग में तीनों आयुक्त कौन है? ना SC है, ना ST है, ना OBC, कोई भी नहीं, माइनॉरिटी भी नहीं है। इसी तरह से कोलोजियम के माध्यम से जज अपॉइंट किए जाते हैं, उनमें आप कहाँ? यू आर नो वेयर, कहीं पर भी नहीं। आप कैसे शिकायत करोगे? कौन आपको न्याय देगा? इसलिए पूरे देश में हर विभाग में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शासन प्रशासन का हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा। और जब तक समान भागीदारी आपकी नहीं होगी, तब तक आपको कोई भी एजेंसी न्याय देने वाली भी नहीं है। आपने देखा हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, चीफ मिनिस्टर था झारखंड का। केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का। ठीक है, क्या अपोजिशन पार्टी के लोग ही भ्रष्ट हैं? अरे वो भ्रष्ट हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कहीं 1% भ्रष्ट हैं इन दी कंपैरिजन ऑफ मिस्टर मोदी, अमित शाह एंड भारतीय जनता पार्टी लीडर्स। इन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से तो पूरे देश को लूट लिया। एक कहावत आती है कहीं से, कल मैं सुन रहा था कि सर पुराने डाकू में और आज के डाकू में फ़र्क क्या है? पुराने डाकू हुआ करते थे, वो अमीरों को लूटते थे, डाका डालते थे और असहाय गरीब होते थे उनमें बांटते थे। आज जो पिछले 10 साल से डाकू आया है, उसने सारे देश के गरीबों को लूट लिया और अमीरों की जेब भर दी, अमीरों को मालामाल कर दिया। फैसला आपका है, वो डाकू अच्छे थे अथवा आज का डाकू अच्छा है। विकास का काम कौन सा किया आप बताइए? मुझे वोट दो, प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए दूंगा। अकाउंट खुलवा दिए, किसी को आया? नहीं आया। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर साल दूंगा। ख़त्म कर दी जो भी थी। जो गरीब बच्चे हैं स्कॉलरशिप देंगे, वो ख़त्म कर दिया। स्कॉलरशिप के नाम पर कहीं कोई पैसा नहीं मिलता। SC ST के लोग जिनको स्कॉलरशिप मिलता था, OBC वाले, उनको भी नहीं मिलता। वो भी आंगनवाड़ी की पोजीशन क्या है? जो मिड डे मील चलता था उसकी पोजीशन क्या है? साथ साथ आज भुखमरी, बेरोजगारी इतनी सीमा पर बढ़ गई है कि शायद विश्व में इतनी शायद कहीं नहीं होगी। लेकिन यहाँ का जो मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया कहने से बेटर होगा कि जो अडानी अंबानी मीडिया है वो मोदी के गुण गाता है, 24 घंटे मोदी का प्रचार करता है। जो सोशल मीडिया है वही देश की असली और सच्ची खबरें दिखाता है। तो इस पर यकीन कीजिए और सोशल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए आप कोऑपरेट कीजिए। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, वीडियो लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं ब्रेक करता हूं। और जो मतलब की बातें थीं मैंने आपको रख दी हैं। अब फैसला आपका। आपसे उम्मीद करता हूं यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर व्यक्ति तक, देश के हर भाग में इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी साउथ से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, अन्य स्टेट से हैं। वो अक्सर कर कहते हैं कि सर आपके वीडियोज़ और जो पोस्टिंग्स आती हैं लाजवाब हैं, बहुत ही बेहतरीन है, ऐसा कोई नहीं लिखता। लेकिन वो इंग्लिश में भी होनी चाहिए। लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया की पॉपुलेशन है इन द कंपैरिजन ऑफ साउथ इंडिया, वो शायद कहीं ज़्यादा है और वहाँ पर लोग इंग्लिश को उतना फॉलो नहीं करते। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे हिंदी में वो करना पड़ता है। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं जो कहूँ वो इंग्लिश में कहूँ, पूरा देश सुने समझे, विदेश भी सुने समझे। लेकिन जहाँ हमारे लोग रहते हैं, हमारे देश के लोग रहते हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, वो ना समझ पाएँ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे हिंदी में करना पड़ता है। हालांकि मुझे भी परेशानी होती है,
यदि जो एड्रेस मैं करता हूँ इंग्लिश में करूँ तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होगी, ईजी होगा मेरे लिए जितना कि हिंदी में करने में होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब जो आगे वीडियो बनेंगे वो कोशिश करूँगा इंग्लिश में भी तैयार किए जाएं, जिससे हमारे साउथ के भाई हैं उनकी जो शिकायत रहती है दैट कंप्लेंट शुड बी सॉल्व्ड एंड एवरीबॉडी कुड बी एबल टू हियर मी इन द नेशन, in the interest of nation and in the interest of Indian democracy and in the interest of the Constitution of India and in the interest of whole country। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फैसला आप पर छोड़ता दूँ, जैसा आप मुझे समझें उसको वोट करें और वोट ज़रूर करें, लेकिन एक ही बात को ध्यान में रखते हुए करें कि जहाँ गड़बड़ी पाएँ किसी पोलिंग स्टेशन पर वहाँ विरोध जरूर करें और ईवीएम को बाइकाट करें, जैसा कि केरला में हो रहा है, जैसा कि मणिपुर में हो रहा है, अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन जो मोदी मीडिया है वो उन चीज़ों को नहीं दिखाएगी, वो उनको दिखाएगी नहीं जो चीज़ें हमने बताई हैं। अभी मोदी मीडिया का एंकर था सुधीर चौधरी, वो परसों कह रहा था कि अब की किसी की लहर नहीं है, यानी उसका कहना का मतलब ये था मोदी की भी लहर नहीं है। जब लहर नहीं है तो फिर भाई ईवीएम से वोट क्यों पड़ रहे हैं? बैलेट पेपर से कराओ ना, सब ठीक हो जाएगा, बराबर किसी को चोरी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को फंड मिलते हैं, पैसा मिलता है, काय के लिए? सेफ्टी के लिए, लोगों के वोट की रक्षा के लिए। यदि बैलेट पेपर से वोट पड़ेंगे उसकी रक्षा करने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन नहीं तो चुनाव आयोग को पैसा जाता, हमारा जाता, आपका जाता, न कि केवल मोदी का जाता है। इसलिए यह पक्षपातपूर्ण रवैया खत्म होना चाहिए और देश में संविधान है, संविधान की तरह देश को चलना चाहिए, चलाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।